चलिए आज जरा वक्त में पीछे चलते हैं। बात करते हैं 19वीं सदी के भारत की। सोचिए, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जहां ज्ञान यानी कि एजुकेशन बस कुछ ही लोगों की जागीर थी और एक बहुत बड़ी आबादी के लिए तो स्कूल के दरवाजे ही बंद थे। लेकिन जानते हैं, इसी घने अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी भी सुलग रही थी, जो बहुत जल्द एक बड़ी मशाल बनने वाली थी। जरा सोच कर देखिए, ये शब्द किसी नौजवान के दिल पर क्या असर डालेंगे। यही वो शब्द थे जो ज्योतिराव फूले को सुनने पड़े। हुआ यूं कि वो अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे, और सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र जाति से थे, उन्हें सबके सामने बेइज्जत करके बारात से बाहर निकाल दिया गया। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, नहीं, ये वो पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी, उनकी सोच की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो एक घटना ज्योतिराव के मन में घर कर गई। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उनके दिमाग में सवालों का एक तूफान चल रहा था। आखिर ये भेदभाव है क्यों? क्या किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती है? हमारा समाज इतना नाइंसाफी क्यों करता है? ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये उस क्रांति की आहट थी जो आने वाले वक्त में पूरे सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख देने वाली थी। ज्योतिराव फूले ने ठान लिया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे, वो अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन उनकी लड़ाई किसी आम लड़ाई जैसी नहीं होने वाली थी। उन्हें ये एहसास हो गया था कि इस जंग को जीतने के लिए तलवार या लाठी नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा हथियार चाहिए जो इन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। और यहीं फूले को वो सीधी और सच्ची बात समझ में आई जिसे सदियों से दबाया जा रहा था। उन्हें ये साफ साफ दिख गया कि अगर दबे कुचले और शोषित समाज को अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़नी हैं, तो उसका बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ज्ञान का। जी हां, शिक्षा। शिक्षा ही वो चाबी थी जो आत्मसम्मान और आज़ादी के बंद दरवाजों को खोल सकती थी। यही फूले के दर्शन का मूल था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक विस्फोटक विचार था कि असली ताकत ऊंची जाति में पैदा होने से नहीं आती, ना ही शारीरिक बल से। असली ताकत तो ज्ञान में है, क्योंकि ज्ञान से ही विचार पैदा होते हैं, और विचारी तो हैं जो शब्दों के जरिए एक पूरी पीढ़ी की सोच बदल सकते हैं। अब देखिए, उस वक्त शिक्षा का सिस्टम था कैसा। एक तरफ थी पारंपरिक व्यवस्था, ये बस ऊंची जातियों के मर्दों के लिए थी, और इसका मकसद था समाज में जो भेदभाव चल रहा है उसे वैसा का वैसा बनाए रखना। और दूसरी तरफ थी फूले की सोच, जो इसके बिल्कुल उलट थी। वो एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो हर किसी के लिए हो, शूद्रों के लिए, अति शूद्रों के लिए, और सबसे बड़ी बात, लड़कियों के लिए। एक ऐसी पढ़ाई जो साइंस और तर्क पर आधारित हो, ना कि खोखली परंपराओं पर। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, उन्होंने ये कर दिखाया। 1848 में भारत के इतिहास में पहली बार उन लड़कियों के लिए स्कूल का दरवाजा खुला जिन्हें पढ़ने का सपना देखने का भी हक नहीं था। और इस असाधारण मिशन में वो अकेले नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। ज्योतिराव ने पहले खुद सावित्रीबाई को पढ़ाया, और फिर वही सावित्रीबाई भारत की पहली आधुनिक महिला टीचर बनी। सोचिए, एक पति पत्नी जिन्होंने मिलकर इतिहास बदल दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब भी कोई पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है तो वो व्यवस्था पूरी ताकत से पलटवार करती है। फुले दंपत्ति के इस क्रांतिकारी काम ने समाज के ठेकेदारों के बीच जैसे आग ही लगा दी। उन पर हमलों और विरोध का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये विरोध सिर्फ बातों तक नहीं था, नहीं। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलती तो लोग रास्ते में उन पर कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे। जरा सोचिए उस महिला के जज्बे को, जो रोज ये अपमान सहकर भी अपने रास्ते से 1 इंच नहीं हटी। फुले दंपति का समाज से बहिष्कार कर दिया गया। उन्हें हर दिन गाली और धमकियों का सामना करना पड़ता था। इसकी एक बहुत बड़ी निजी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। समाज का दबाव इतना ज्यादा था कि ज्योतिराव के अपने पिता ने उन्हें और सावित्रीबाई को घर से निकाल दिया। सोचिए, एक पल में वो सड़क पर आ गए। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब गालियों, धमकियों और बहिष्कार से भी बात नहीं बनी तो विरोध अपने सबसे घिनौने स्तर पर आ गया। हद तो तब हो गई जब एक रात 2 हत्यारे उनकी जान लेने के इरादे से उनके घर में घुस आए। मौत को अपने सामने खड़ा देखकर भी ज्योतिराव फुले घबराए नहीं। उन्होंने बहुत ही शांत और मजबूत आवाज में उन हत्यारों से कहा, अगर मेरी जान लेने से तुम्हारा भला होता है तो मैं तैयार हूं, शौक से मार दो, लेकिन एक बात जान लो, मेरे मरने के बाद भी मेरा काम नहीं रुकेगा। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। फूले के शब्दों और उनकी निडरता का उन हत्यारों पर
ऐसा असर हुआ कि उनके हाथों से हथियार गिर पड़े। उन्होंने फूले से माफी मांगी और बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने भेजा था। ये फूले के विचारों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। जो लोग जान लेने आए थे वही उनके मिशन में उनके साथी बन गए। इस जानलेवा हमले के बाद फूले को यह एहसास हो गया था कि अकेले लड़ना काफी नहीं है। अगर इस हजारों साल पुरानी भेदभाव वाली व्यवस्था को सच में बदलना है तो एक संगठित आंदोलन खड़ा करना होगा। एक ऐसी लहर पैदा करनी होगी जो हर दमनकारी सोच को जड़ से उखाड़ फेंके। और इसी सोच के साथ 1873 में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी, गुलामगिरी। इस किताब में उन्होंने जो किया वो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने भारत की जाति प्रथा की तुलना सीधे सीधे अमेरिका की दास प्रथा से कर दी और साफ साफ कहा कि ये कोई भगवान की बनाई व्यवस्था नहीं है, बल्कि इंसानों ने इंसानों का शोषण करने के लिए बनाया हुआ एक क्रूर सिस्टम है। लेकिन फुले सिर्फ लिखने वालों में से नहीं थे, वो करने वालों में से थे। इसलिए उसी साल 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की नींव रखी, मतलब सत्य की खोज करने वालों का समाज। इसका एक ही और सीधा मकसद था, समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को सामाजिक और धार्मिक गुलामी से आज़ाद कराना। इस समाज के सिद्धांत बहुत ही सीधे और सरल थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। पहला कि सब इंसान एक ही ईश्वर की संतान है। दूसरा कि ईश्वर और इंसान के बीच किसी पुजारी जैसे बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, जो सबसे अहम था, कि जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर हैं। ये ऐलान सीधे सीधे उस पूरी व्यवस्था पर हमला था जो सदियों से समाज को बांट रही थी। ज्योतिराव फूले का काम सिर्फ उनके जीवन काल तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने जो विचार बोए थे उनकी फसल आज का भारत भी काट रहा है। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी उतनी ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फूले और सावित्रीबाई ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, वो जो कहते थे उसे अपनी जिंदगी में उतार कर दिखाते थे। जब समाज विधवाओं पर जुल्म करता था तो उन्होंने विधवाओं के बच्चों के लिए अनाथालय खोले। उन्होंने विधवाओं के बाल मुंडवाने की क्रूर प्रथा के खिलाफ नाइयों की हड़ताल तक करवा दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद एक ब्राह्मण विधवा के बेटे को गोद लेकर पूरे समाज के सामने एक मिसाल पेश की। कई दशकों बाद महात्मा गांधी ने फूले के योगदान को पहचानते हुए उन्हें सच्चा महात्मा कहा। यह उस इंसान के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के सम्मान और हक की लड़ाई में लगा दिया था। फूले ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके काम और उसकी इंसानियत से हो। उनका पूरा जीवन इसी एक सपने के लिए एक संघर्ष था। आज ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि हम सब मिलकर उनके उस सपने को पूरा करने में कितना आगे बढ़ पाए हैं।